हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ने वाले सोशल साइंस संसाधन और विकास। इसका कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट 3। इसका थर्ड पार्ट हम करने वाले हैं बड़े शानदार तरीके से। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने बहुत एंजॉय किया होगा, अब इसको भी एंजॉय करना ना भूले। अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलो कॉपी पे ले लो और स्टार्ट हो जाइए। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या था? और तो 3 वीडियो में हमने हमारे 2 वीडियो में अच्छे जो पॉइंट है वो कवर कर लिए। अब हमारा क्या है? ये भारत में नियोजन। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है? भारत में नियोजन। भारत में नियोजन। भारत में नियोजन हमारा अगला ये कौन सा पॉइंट? भारत में नियोजन। भारत में नियोजन। नियोजन का अर्थ क्या होता है? पहले ये समझो, नियोजन का अर्थ क्या होता है? नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग। नियोजन का क्या अर्थ होता है? प्लानिंग। नियोजन का क्या अर्थ होता है? प्लानिंग होता है। क्या होता है? प्लानिंग। और नियोजन एक क्या है? भारत में नियोजन क्या है? जटिल प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है। शॉर्ट्स नोट्स के साथ करवाने वाला हूं मैं इसको, तो ध्यान देना है। प्रक्रिया है, मैं इनको शॉर्ट्स नोट्स में कराने वाला हूं। आगे वाला चैप्टर जो भी है ये इसको ढंग से पढ़ लेना। ये जो लाइनें लिख रहा हूं ना मैं, ये छोटी मोटी लाइन वो लाइनें लिख रहा हूं जो पेपर में यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो भारत में नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? एक जटिल प्रक्रिया है। और नियोजन का अर्थ क्या होता है? प्लानिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं? योजना। क्या बोलते हैं? योजना। क्या बोलते हैं? योजना। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान। तो नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? जटिल प्रक्रिया है। तो नियोजन किस प्रकार किया जा सकता है? किस प्रकार किया जाता है? किस प्रकार किया जा सकता है? किस प्रकार किया जा सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में नियोजन किस प्रकार किया जा सकता है। तो किस प्रकार किया जा सकता है, ये अब हम बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? संसाधनों की पहचान। क्या करना पड़ेगा? संसाधनों की पहचान। संसाधनों की क्या करनी पड़ेगी? हमें पहचान। सबसे पहला काम क्या हो जाएगा? संसाधनों की क्या करनी पड़ेगी? पहचान। संसाधनों की पहचान। भारत में नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है। किस प्रकार किया जा सकता है क्या? भारत में नियोजन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? संसाधनों की पहचान। संसाधनों को क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। संसाधनों की सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? पहचान। फिर हमें उसका क्या बनाना पड़ेगा? मानचित्र। क्या बनाना पड़ेगा? मानचित्र। मानचित्र बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? मानचित्र बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? मानचित्र बनाना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना। क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना। किसका सर्वे करेंगे हम संसाधनों का सर्वे करेंगे। सर्वे करना, सर्वे किसका किया जाएगा? संसाधन का। किसका किया जाएगा? संसाधन का। कि कौन से संसाधन मौजूद है और कौन से संसाधन मौजूद नहीं है। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। फोर्थ पार्ट हम क्या करेंगे? इसका तालिका बनाना है। क्या बनाना? तालिका। तालिका बनाना या फिर टेबल बनाना है। क्या बनाना? टेबल बनाना। देखो, भारत में नियोजन का अर्थ क्या होता है? योजना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग। नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है। किस प्रकार किया जा सकता है? ये सबसे पहले हमें संसाधनों की क्या करनी पड़ेगी? पहचान करनी पड़ेगी। उसके बाद में क्या बनाना पड़ेगा? मानचित्र बनाना पड़ेगा। हमें उस संसाधन का क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा, सर्वेक्षण करना पड़ेगा। हमें उन संसाधनों की क्या बनानी पड़ेगी? तालिका बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? तालिका बनानी पड़ेगी। और फिर 5 वाला पॉइंट क्या है?
और संसाधन विकास की जो योजना है, संसाधन विकास की योजना लागू करने के लिए, संसाधन विकास की योजना लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग? टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं मोटा मोटी निगाहों से। भारत में नियोजन एक योजना होती है, और भारत में नियोजन एक कौन सी प्रक्रिया होती है? जटिल प्रक्रिया होती है। किस प्रकार किया जा सकता है? सबसे पहले हमें संसाधनों की क्या करनी पड़ेगी? पहचान की, कौन से संसाधन हमारे यहाँ मौजूद है और कौन से मौजूद नहीं है। फिर उसका क्या बनाना पड़ेगा? मानचित्र बनाना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा। फिर उसका हमें सर्वे करना पड़ेगा, किसका? संसाधन का। फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा? तालिका। और संसाधन विकास की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और 6 वाला पॉइंट क्या बोलता है? ध्यान से देखो। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना। ध्यान देना, मैंने क्या लिखा? संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना, इन दोनों का हमें क्या स्थापित करना पड़ेगा? तालमेल। क्या स्थापित करना पड़ेगा? तालमेल। क्या स्थापित करना पड़ेगा? तालमेल स्थापित करना पड़ेगा। तब जाकर भारत में संसाधनों का क्या किया जा सकता है? नियोजन किया जा सकता है, अन्यथा नियोजन नहीं किया जा सकता। अब आपसे पूछ रहे कि भारत में नियोजन को समझाओ, तो किस प्रकार लिखोगे आप? नियोजन का अर्थ योजना होता है, और नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। भारत में नियोजन करने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं का सहारा लेना पड़ता है, जैसे संसाधनों की पहचान करना, मानचित्र बनाना, सर्वे करना, तालिका बनाना। संसाधन विकास की योजना लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। संसाधन विकास की योजना और राष्ट्रीय विकास की योजना में क्या स्थापित करना? तालमेल स्थापित करना, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना। तभी जाकर भारत में क्या हो सकता है? संसाधन नियोजन हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, कॉपी में लिखना है, पढ़ना है, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इतना इजी आपको सामाजिक जो सब्जेक्ट है वो कोई पढ़ाने वाला नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाना। संरक्षण का मतलब क्या होता है भाई? यहाँ पर नाम है संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाना। क्या होता है? बचाना। संसाधनों को किस प्रकार बचाया जा सकता है? तो देखो, संसाधन संरक्षण क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। संसाधनों का ध्यान पूर्वक
उपयोग करना एवं नवीकरण के लिए समय देना, नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का एकदम ध्यानपूर्वक, संसाधनों का कैसे उपयोग करना है, ध्यानपूर्वक उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है, ध्यानपूर्वक उपयोग करना है। और किसके लिए समय देना है, नवीकरण के लिए क्या देना है, समय देना है। तब जाकर वो क्या कहलाएगा, संसाधन संरक्षण। क्या कहलाएगा, संसाधन संरक्षण वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संसाधन संरक्षण। अब हम देखते हैं इसके अंदर और कौन सी बात है। अब संसाधन संरक्षण के लिए गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी एक बात कहते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो, संसाधन संरक्षण के लिए गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी यह कहते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है। क्या है, सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। पेटी भरने के लिए नहीं। ये बात किसने कही, गांधी जी ने। गांधी जी ने क्या कहा है, हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ये कथन किसका है, ये कथन है गांधी जी का। यहाँ पर गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन है, लेकिन उसका दुरुपयोग करने के लिए संसाधन नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार पेट भरने के लिए आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ये बात कौन बोलते हैं, गांधी जी। कौन बोलते हैं, गांधी जी। अब ध्यान से देखते चल रहा है, इसी के ऊपर हमारी बात चल रही है। ये याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। किसने की थी, क्लब ऑफ रोम ने की थी। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ऐसे प्रश्न एक नंबर में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब सजा वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की थी, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। किसने की थी, क्लब ऑफ रोम ने की थी। और फिर क्या हुआ, ध्यान से देखना, 1974 में 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक इनकी पुस्तक का क्या नाम था, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल
स्मॉल इज ब्यूटीफुल। 1974 में सुमेर सर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के दर्शन या फिर विचारों दोहराया है या फिर इसकी पुनरावृत्ति की है। दोहराया है, रिपीट किया है या फिर इसकी पुनरावृत्ति की है। यानी गांधी जी का यहाँ पर गांधी जी की बात का पक्ष किसने लिया है? सुमेर सर ने लिया है। किसने लिया? सुमेर सर ने। कब? 1974 में। और किसमें? अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में उन्होंने गांधी जी के विचारों को दोहराया है कि हाँ, हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। ये थी हमारे संसाधन संरक्षण के ऊपर बातें। संसाधनों का ध्यानपूर्वक उपयोग करना, नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और गांधी जी ने क्या कहा था? हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में किसने की थी? क्लब ऑफ रोम ने की थी। और 1974 में सुमेर सर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसमें गांधी जी के दर्शन या फिर विचारों को दोबारा दोहराया गया है, उसकी पुनरावृत्ति की गई है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। और एक बात और आप इसी में लिख लो, भारत में नियोजन की शुरुआत पंचवर्ष, इसी में लिख लो। वो उस ये नियोजन वाले का है, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन दिमाग में आ रही तो आपको बता देता हूं। भारत में नियोजन की शुरुआत 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना से की गई थी। तो भारत में नियोजन की शुरुआत 1951 में आई थी। पंचवर्षीय योजना क्या आई थी? पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना से भारत में नियोजन की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। आई होप, मुझे लग रहा है कि आपके सारी बातें दिमाग में क्लियर हो रही है। तो संसाधन संरक्षण के अंदर ही चल रहे हैं अभी हम, और इसके अंदर बहुत सारी बातें हमें करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 1987 के अंदर 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट, फिर क्या हुआ? 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट जारी की गई। ये संसाधन संरक्षण के अंदर, ये ध्यान से देखना, 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग द्वारा क्या जारी की गई? एक रिपोर्ट जारी की गई। कौन से स्तर पर जारी हुई थी रिपोर्ट? ये हुई थी विश्व स्तर पर। किस पर थी ये भी? विश्व स्तर पर थी। किस पर थी ये भी? विश्व स्तर पर ये रिपोर्ट जारी की गई थी। विश्व स्तर पर ये रिपोर्ट क्या की गई थी? जारी की गई थी। ठीक है ना, इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और इसका मूल आधार क्या था? इसका जो मुख्य सिद्धांत क्या था? इसका मूल आधार क्या था? संसाधन संरक्षण। इसका मूल आधार क्या था? संसाधन संरक्षण। संसाधनों को हमें क्या करना है? बचाना है। संसाधन संरक्षण, इसका मूल आधार क्या था? संसाधन संरक्षण। क्या था? संसाधन संरक्षण। और सेकंड नंबर पर क्या था? सतत पोषणीय विकास। क्या था? सतत पोषणीय विकास। क्या था? सतत पोषणीय विकास। इसका मूल आधार क्या था?
संसाधन संरक्षण, उसके बाद में क्या चाहता था, क्या हो, सतत पोषणीय विकास हो। और संसाधन संरक्षण की इसने क्या की थी, वकालत की थी। क्या की थी, संसाधन संरक्षण की वकालत। संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण की क्या की थी इसने, वकालत। क्या की थी, वकालत। संसाधन संरक्षण की वकालत और किसने की थी, क्लब ऑफ रोम ने भी की थी। ठीक है ना। उसके बाद में वो सर्वप्रथम थी, ये बाद में थी। तो संसाधन संरक्षण की इसने क्या की थी, वकालत की थी। क्या की थी, वकालत की थी। कब, 1997 में ब्रिटेन आयोग अपनी रिपोर्ट जारी करता है कि कौन से स्तर पर, विश्व स्तर पर, और उसका मूल आधार क्या है, संसाधन को हमें बचाना है, सतत पोषणीय विकास लागू करना है। संसाधन संरक्षण की वकालत इसने की थी। किसने की थी, इसने की थी। और आगे चलकर बाद में यह आगे चलकर यह रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित हुई, हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य के नाम से बाद में यह रिपोर्ट क्या हुई, प्रकाशित हुई। क्या हुई, प्रकाशित। क्या हुई भाई, प्रकाशित हुई। ठीक है ना। बाद में कौन से नाम से छपी ये रिपोर्ट, ये छपी बाद में हमारा साझा भविष्य के नाम से लोगों के सामने प्रकाशित हुई, उजागर हुई। 1987 में ब्रिटेन आयोग रिपोर्ट आई। लगता है मुझे कि आपके जो समझ में आ रहा है। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। ठीक है, इसको आपको एक बार देखना है अच्छे से और समझना भी है। अब हम आगे चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की क्या है, कमी है, लैक ऑफ टाइम। अब हम पढ़ेंगे भू संसाधन। क्या पढ़ेंगे, भू संसाधन। बड़ा टॉपिक है, ध्यान से देखना। भू संसाधन बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। भू संसाधन, भू का मतलब क्या होता है, भूमि। भू का मतलब क्या होता है, भूमि। भू मीन्स क्या होता है, भूमि। भू मीन्स क्या होता है, भूमि। भू मीन्स क्या होता है, भूमि। भूमि वाले संसाधन है, उनके बारे में देखेंगे। तो मैं बात कर सकता हूं कि भूमि क्या है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कौन सा संसाधन है, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्या है, संसाधन है। आप ये पहले लाइन लिख सकते हो कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्सेस। भूमि एक महत्वपूर्ण क्या है, संसाधन है, क्योंकि हम भूमि पर ही रहते हैं। हम भूमि पर ही रहते हैं भाई। हम सारे काम किस पर करते हैं, भूमि पर ही करते हैं, और हम भूमि पर ही रहते हैं। तो इसलिए भूमि एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हम भूमि पर ही रहते हैं। और सभी गतिविधियां, सभी आर्थिक गतिविधियां, सभी आर्थिक गतिविधियां वो भी हम किस पर करते हैं, भूमि पर ही करते हैं। किस पर करते हैं भाई, भूमि पर करते हैं। सारी की सारी आर्थिक गतिविधियां हम किस पर करते हैं, भूमि पर करते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, हम भूमि पर ही रहते हैं, और सभी आर्थिक गतिविधियां हम भूमि पर ही करते हैं। इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे।
अब देखेंगे हम भारत में भूमि संसाधन, भारत में भूमि संसाधन, भारत में भूमि संसाधन, भारत में भूमि संसाधन क्या है? भारत में जो भूमि संसाधन है उसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से? मैदान, मैदान, ठीक है, पर्वत, फिर है पठार। क्या है? पठार। कितने भाग हो गए? 3 भाग। भारत में भूमि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? मैदान, पर्वत और पठार। मैदान, हम देखिए मैदान का कितना प्रतिशत है? मैदान का है हमारे पास 43%, और पर्वत का हमारे पास कितना है? 30%। कितना है? 30%। और पठार का हमारे पास कितना है? 27%। 27%। मैदान, तो मैदान में हम क्या करते हैं भाई? मैदान में हम क्या करते हैं? खेती करते हैं, कृषि करते हैं। क्या करते हैं? कृषि करते हैं। क्या करते हैं भाई? कृषि करते हैं। पर्वत, और पर्वतों पर हम क्या करते हैं? बारहमासी। पर्वतों पर क्या होता है? पर्वतों से बारहमासी नदियां बहती है। बारहमासी क्या बहती है? बारहमासी नदियां क्या बहती है? नदियां बहती है, जो पर्यटक को आकर्षित करती है। पर्यटक को आकर्षित करती है। किसको आकर्षित करती है? पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो पर्वत 30% है, और पर्वतों से 12 महीने 12 मासी नदियां बहती है, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर बर्फ जमी हुई रहती है, और जब बर्फ पिघलती है तो कंटिन्यू वहां से जल की धाराएं बहती है, जो धीरे धीरे नदियों का रूप ले लेती है। ये आपको ज्यादा जानना है इसके बारे में, तो आप 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 अपवा तंत्र उसको पढ़ो, आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी हम शॉर्ट में समझेंगे। उस यहाँ से आपको क्या मिलेंगे? पठार से आपको अत्यधिक मात्रा में क्या मिलेगा? खनिज। क्या मिलेगा? खनिज। क्या मिलेंगे? खनिज। और दूसरे नंबर क्या मिलेंगे? जीवाश्म ईंधन। क्या मिलेंगे? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। ये था भारत में भूमि संसाधन। तो भारत में भूमि संसाधन को मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: मैदान, पर्वत, पठार। मैदान 43% है जिस पर खेती होती है। पर्वत 30%, 12 महीने तक नदियां बहती है, जो पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती है। 27% आपको पठार मिलेंगे, जिसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज और जीवाश्म ईंधन आपको पाए जाते हैं, मिलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इसी के अंदर है भारत में भूमि संसाधन, इसी के अंदर है, यही टॉपिक रहेगा। टॉपिक यही है, इसी के अंदर हमें चलना है। इसी के अंदर एक क्या ध्यान रखना? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ये आपको याद रखना है। इसी के अंदर है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो याद रखना आपको, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत में जो भूमि का क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है। भूमि का क्या हो रहा है? भूमि का जो क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है।
भूमि का क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है, उसका कितना प्रतिशत आंकड़ा अभी हमारे पास अवेलेबल है, 93%। 7% हमारे पास इसका डाटा मौजूद नहीं है, इसका डेटा मौजूद नहीं है। भारत में भूमि उपयोग के आंकड़े, भूमि उपयोग के आंकड़े कितने प्रतिशत मौजूद है, हमारे पास कितने प्रतिशत मौजूद है, 93% आंकड़े हमारे पास क्या है, फिलहाल में मौजूद है। 7% आंकड़े हमारे पास मौजूद नहीं है। तो भारत में भूमि का उपयोग 93% हो रहा है, इसके आंकड़े अभी हमारे पास फिलहाल में मौजूद है, अन्यथा हमारे पास मौजूद नहीं है। और ये याद रखना है आपको, जम्मू कश्मीर, ये याद रखना है, बात थोड़ी सी अलग है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, चीन और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, चीन और पाकिस्तान के अंतर्गत, के अंतर्गत, के अंतर्गत, के अंतर्गत के अंदर मौजूद जो क्षेत्र है, क्या है, क्षेत्र है, उसका अभी तक सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है, उसका अभी तक भूमि उपयोग सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। भूमि उपयोग सर्वेक्षण या फिर भूमि उपयोग का क्या नहीं हुआ है, सर्वे भी नहीं हुआ है। इस बात को आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो मैंने कहा जम्मू कश्मीर, चीन और पाकिस्तान के अंतर्गत जो इलाके आते हैं उन क्षेत्र में उसका अभी तक भी भूमि क्या नहीं हुआ है, भूमि उपयोग का सर्वे भी नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास 93% आंकड़ा अभी मौजूद है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इस बात को आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। इसी के अंदर हमारी बातें चल रही है अभी फिलहाल में। और ये याद रखना, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, इन दोनों में 80% भूमि पर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। सबसे ज्यादा खेती आपको पता चल गया ना कहाँ पे हो रही है, पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर क्या होती है, खेती होती है। क्या होती है, खेती होती है। और इसके अलावा क्या नाम लिखा हुआ है देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और क्या है, मिजोरम, मिजोरम है, मणिपुर, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। यहाँ पर 10% हिस्से पर ही आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, खेती मिलेगी, अन्यथा आपको नहीं मिलेगी। तो आपसे पूछ सकता है अब 10% शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहाँ पर है या खेती कहाँ पे होती है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10%, और 80% जो खेती है वो कहाँ पर हो रही है, पंजाब और हरियाणा के अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। अब हमारा अगला टॉपिक है भूमि उपयोग के प्रकार। भूमि उपयोग के
प्रकार। भूमि उपयोग के प्रकार, भूमि का उपयोग किस प्रकारों से किया जाता है? तो एक तो हमारे पास भूमि उपयोग के प्रकारों में सबसे पहला क्या है? वन भूमि। क्या है? वन भूमि। वन भूमि क्या है? वन भूमि। वन भूमि क्या है? वन भूमि। वन भूमि। तो भूमि उपयोग के प्रकार में हमारे पास सबसे पहले क्या है? वन भूमि। तो वन भूमि किसे कहते हैं? वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जो प्राकृतिक पेड़ पौधों वह क्षेत्र जो प्राकृतिक पेड़ पौधों और वनस्पति से ढके हुए हो। क्या हो? ढके हुए हो। पहला प्रकार बड़े अच्छे से और बड़े शानदार इजी लैंग्वेज में लिखा है, वह क्षेत्र जो प्राकृतिक पेड़ पौधों और वनस्पति से क्या हो? ढके हुए हो, उसे हम क्या कहते हैं? वन भूमि। क्या कहते हैं? वन भूमि कहते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट, सेकंड नंबर वाला पॉइंट क्या है वो देखो, कृषि के लिए अनुपलब्ध 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 देखो ध्यान से। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या? कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी ऐसी भूमि जो कृषि के लिए अवेलेबल या फिर मौजूद नहीं है, ये वह जमीन जिस पर खेती नहीं की जाती। तो इसके ऊपर क्या लिख लेंगे हम? वह जमीन जिस पर खेती नहीं की जाती, जिस पर खेती नहीं की जाती, वह जमीन जिस पर खेती नहीं की जाती है। ये लो इजी सा है। तो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि वह भूमि जिस पर हम खेती नहीं करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। इसे बोलते हैं नॉन अवेलेबल, यानी वो भूमि जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, जो कृषि के लिए मौजूद नहीं है, वह जमीन जिस पर खेती नहीं की जा सकती, उसे बोलते हैं कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। इसको कितने भागों में बांटा गया है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है ना। इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया? इसको दो भागों में। वो देखो दो भागों में कौन सी। तो एक तो हमारे पास क्या है? बंजर कृषि अयोग्य भूमि। बंजर कृषि अयोग्य बंजर कृषि अयोग्य भूमि। और एक क्या? गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि। गैर कृषि प्रयोजनों लगाई गई इसको ध्यान से देखना है। ये इतना आई होप मुझे लगता है आपके समझ में आ गया। अब देखते हैं बंजर वाला क्या है। ऐसी भूमि जहां खेती संभव न हो, जहां खेती संभव न हो, जहां खेती संभव न हो, ऐसी जगह जहां पर हम खेती नहीं कर सकते, जहां पर खेती करना इम्पॉसिबल हो। जैसे क्या हो जाएगा? चट्टानी क्षेत्र। जैसे जैसे इसके अंदर क्या आ जाएगा? चट्टानी क्षेत्र। क्या आ जाएगा? चट्टानी क्षेत्र। क्या आ जाएगा? चट्टानी इलाका। और एक क्या आ जाएगा? मरुस्थलीय क्षेत्र। क्या आ जाएगा? मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र। ये बंजर कृषि अयोग्य भूमि। अयोग्य मतलब जो उस पर हम खेती अभी नहीं कर सकते, वो हमारे लिए संभव नहीं है। तो चट्टानी क्षेत्र और
मरुस्थलीय क्षेत्र। आई होप मुझे लग रहा है आपके समझ में आएगी, ठीक है। और वह भूमि जिसका प्रयोग खेती के अलावा अन्य कार्य में होता है, उपयोग होता है। ये क्या हुआ? वह भूमि जिसका प्रयोग खेती के अलावा अन्य कार्य में क्या होता है? उपयोग होता है। जैसे इमारत, जैसे इसमें क्या आ जाएगा? जैसे इसमें आ जाएगा आपके लिए इमारत, सड़क, इमारत हो गया, सड़क हो गया, ठीक है ना, रेलवे लाइन हो गया, रेलवे लाइन या फिर उद्योगों के विकास के लिए उद्योग आपको स्थापित करना है वहां पर। तो गैर कृषि भूमि वह भूमि जिसका प्रयोग खेती में नहीं होता है, उसके अलावा अन्य कार्य में होता है, जैसे इमारत, सड़क, रेलवे लाइन और उद्योग में होता है। आई होप मुझे लगता है कि आपको ये दो प्रकार तो भूमि के समझ में आए होंगे। वन भूमि कृषि के लिए अनुकूल वह जमीन जो खेती के लिए उपलब्ध नहीं है। बंजर कृषि अयोग्य भूमि जिस पर खेती संभव नहीं। चट्टानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि वह भूमि जिसका प्रयोग खेती के अलावा अन्य कार्य में होता है, इमारत, सड़क, रेलवे लाइन और उद्योग, ठीक है। फिर हमारा अगला प्रकार प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि। प्रति भूमि के लिए अतिरिक्त अन्य कृषि, इसको भी मुख्य रूप से कितने भागों में लिया गया? 3, 1, 2 और 3। इसके 3 क्या क्या है? स्थायी चारागाह, गोचर भूमि। इसके लिए क्या आ जाएगा? स्थायी चारागाह, गोचर भूमि। स्थायी चारागाह, गोचर भूमि। स्थायी चारागाह, गोचर भूमि जहां पर जानवरों को, पशुओं को चराया जाता है। फिर इसके अलावा है फसलों, उपवनों के अधीन, वृक्ष, फसलों और उपवनों के अधीन भूमि। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। लास्ट वाला क्या है वो देख लो। फिर क्या? कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि क्या है वो देखो। कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि जिस पर पिछले 5 वर्षों से खेती न हुई हो, तो वह भूमि जिस भूमि पर पिछले 5 वर्षों से खेती नहीं हुई है, जिस भूमि पर पिछले 5 वर्षों से खेती नहीं हुई है उसे हम क्या बोलते हैं? कृषि योग्य बंजर भूमि। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ।
अब हमारा अगला पॉइंट है उसका, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3, चौथा पॉइंट देखो, चौथा प्रतिभूमि। प्रतिभूमि ये सारे किसके प्रकार चले, भूमि उपयोगी का चले प्रकार। प्रतिभूमि वह भूमि जिसको, वह भूमि, थोड़ा सा ऐसे लेते हैं, प्रतिभूमि किसे कहते हैं, जिस भूमि को, जिस भूमि की उपजाऊ क्षमता, जिस भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए खाली छोड़ा जाता है, खाली छोड़ा जाता है, खाली छोड़ा जाता है, उसे प्रतिभूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिभूमि कहते हैं, प्रतिभूमि कहते हैं। तो प्रतिभूमि किसे कहते हैं, ऐसी भूमि जिसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिस भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए उसको खाली छोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिभूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिभूमि कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है वर्तमान प्रतिभूमि। क्या होती है, वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि। एक होती है पुरातन प्रतिभूमि। ध्यान से देखना, एक होती है वर्तमान प्रतिभूमि, एक होती है पुरातन प्रतिभूमि। तो ऐसी भूमि जिसको 1 वर्ष के लिए क्या छोड़ा जाता है, खाली छोड़ा जाता है। जिस जमीन को 1 वर्ष के लिए क्या छोड़ा जाता है, खाली छोड़ा जाता है। किसके लिए खाली छोड़ा जाता है, 1 वर्ष के लिए। जब आप किसी भी जमीन को क्या छोड़ देते हो, खाली, तब क्या कहलाती है, वर्तमान प्रतिभूमि। जब किसी भी जमीन को आप 1 से 5 वर्ष के लिए, जब किसी भी जमीन को आप 1 से लेके 5 वर्ष के लिए क्या छोड़ देते हो, खाली छोड़ देते हो। क्या छोड़ देते हो, खाली छोड़ देते हो। क्या छोड़ देते हो, खाली छोड़ देते हो। तो उससे हम क्या बोलते हैं, पुरातन प्रतिभूमि। इसको 5 वर्ष के लिए खाली छोड़ा जाता है, इसको 1 वर्ष के लिए खाली छोड़ा जाता है। आई होप, मुझे लगता है आपके जरूर समझ में आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे, इसी के 5 प्रकार है, देखते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। पांचवा प्रकार इसका देख लेते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती है और काटी जाती है। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती है, क्या जाती है, उगाई जाती है और काटी जाती है, और काटी जाती है, काटी जाती है। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती है और काटी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। क्या बोलते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये आपको याद रखना है। फिर एक है सकल कृषि क्षेत्र, और एक क्या है, सकल कृषि क्षेत्र। ये आपको अलग से याद करना है, सकल कृषि क्षेत्र। सकल कृषि क्षेत्र जब भूमि पर
एक वर्ष में एक से अधिक क्या उगाई जाती है, एक से अधिक फसल उगाई जाती है, एक से अधिक क्या उगाई जाती है, फसल उगाई जाती है। उसे क्या बोलते हैं, सकल कृषि क्षेत्र। जब एक वर्ष में एक से अधिक क्या उगाई जाती है, फसल उगाई जाती है। जब एक वर्ष में एक से अधिक क्या उगाई जाती है, फसल उगाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, सकल कृषि क्षेत्र। ठीक है ना, इसको देखना है आपको, इसको लिखना भी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे भूमि निम्नीकरण। क्या देखेंगे, भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण जब भूमि की उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण। क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण। क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण। क्या कहते हैं, उसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। अब आपसे पूछ रहे इसके कारण क्या है, इसके कारण क्या है, इसके कोज क्या है, वो देखो ध्यान से आप, इसके कारण क्या है। इसके कारण हम लिख लेते हैं भाई। आजकल ज्यादा से ज्यादा भूमि की उपजाऊ क्षमता नष्ट क्यों हो रही है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो रही है, वनों की कटाई। वनों की कटाई, वनों की क्या हो रही है, कटाई हो रही है, वनों की क्या हो रही है, कटाई। नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 क्या हो रहा है, अति चराई। क्या हो रही है, अति चराई, अति चराई। वनों की कटाई की जा रही है, जिसके कारण मिट्टी बरसात आती है और एक जगह से दूसरी जगह बह जाती है, तो जिसके कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसे बोलते हैं वनों की कटाई, अति चराई। जब जानवरों को अत्यधिक मात्रा में चराया जाता है तो भूमि की ऊपरी परत है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर नंबर 3 पर क्या है, खनन गतिविधियां। क्या हो रही है, खनन गतिविधियां, खनन गतिविधियां यानी माइनिंग एक्टिविटी। खनन गतिविधियों का मतलब क्या होता है, माइनिंग एक्टिविटी, यानी खुदाई ज्यादा की जा रही है, जिसकी वजह से भूमि की उपजाऊ क्षमता भी क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। और सबसे मेन कारण क्या है, अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक लोग क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अत्यधिक सिंचाई। और उद्योगों से जो निकलता है ना, औद्योगिक अपशिष्ट से क्या हो रहा है, प्रदूषण। क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रदूषण। औद्योगिक अपशिष्ट से क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। और लास्ट वाला आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर कि सर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग ये थे इसके कारण। तो आपसे पूछ रहे भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण या 3 कारण, तो आप लिख सकते हो वनों की क्या हो रही है, आजकल कटाई हो रही है। क्या हो रही है, कटाई। क्या हो रही है, अति चराई, जानवरों को ज्यादा चराया जा रहा है। खनन गतिविधियां, अत्यधिक सिंचाई, खेतों में अत्यधिक मात्रा में पानी दिया जा रहा है। उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट से क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग खेतों में फसल की पैदावार के लिए किया जा रहा है, जिसके कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। तो ये किसकी समस्या है, भूमि निम्नीकरण की समस्या। क्या थे,
कारण थे। अब हम इसके देखेंगे उपाय। क्या देखेंगे? उपाय। क्या देखेंगे? उपाय। ठीक, अब हम इसके क्या देखेंगे? उपाय। क्या देखेंगे? उपाय। अब हम इसके क्या देखने वाले हैं? उपाय देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट रहे हैं तो इसको उल्टा कर दो, ज्यादा से ज्यादा क्या करो? वन रोपण। तो हमें क्या करना चाहिए? वन रोपण। ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए, वन रोपण। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? रक्षक मेखला। क्या कर सकते हैं? रक्षक मेखला। सही क्या होता है बताता हूँ। रक्षक मेखला। रक्षक मेखला का मतलब क्या होता है? देखो, हमने है ना पेड़, है ना पेड़, जैसे ये कोई पेड़ है, ये भी कोई क्या है? पेड़ है। ये भी कोई क्या है? पेड़ है। और ये भी कोई क्या है? पेड़ है। हमें पेड़ को एक ही कतार में लगाना चाहिए, एक ही कतार में लगाना चाहिए, एक ही कतार में लगाना चाहिए। हमें पेड़ को किस कतार में लगाना चाहिए? एक ही कतार में लगाना चाहिए, जिससे बरसात आने पर या फिर अत्यधिक सिंचाई करने पर जो पेड़ क्या होते हैं? पेड़ मिट्टी की जड़ को पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बहकर नहीं जाती। इसलिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? रक्षक मेखला का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना? इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। और खनन कार्य पर क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए। खनन पर क्या करना चाहिए? हमें नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, खनन पर क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? औद्योगिक उपचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? औद्योगिक उपचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? औद्योगिक उपचार, यानी रोगों से निकलने वाले धुआं या गंदगी को पहले हमें फिल्टर करना चाहिए, फिर उसको वातावरण में छोड़ देना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हमारा सिर्फ मिट्टी के बारे में बच रहा है, वो इसका पार्ट 4 में हम कवर करा देंगे। वीडियो थोड़ी लॉन्ग जरूर है, लेकिन एक एक चीज आपको लिखकर पढ़ाई जा रही है, समय दिया जा रहा है आपको, तो इस समय का फायदा उठाइए। हमारे चैनल को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबाना है और बने रहिए उड़ान सर के साथ और मजे करते रहिए और पढ़ते रहिए। आपको आपकी मंजिल हम दिलाकर रहेंगे। ठीक है।